अब अगला जो है तुगलक वंश पढ़ा रही हूँ। उसमें मैंने दो सुल्तानों के बारे में आपको बता दिया था और अभी जो आपको बता रही हूँ वो है फिरोज शाह तुगलक। हम फिरोज शाह तुगलक की जो आंतरिक शासन व्यवस्था में राजस्व सुधार पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं उसका परिचय दे देती हूँ कि फिरोज शाह तुगलक कौन था। फिरोज शाह तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक जो थे उसके छोटे भाई रज्जब का पुत्र था और मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था, गयासुद्दीन तुगलक भी सुल्तान रह चुका है, मोहम्मद बिन तुगलक उसका बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का। तो ये गयासुद्दीन तुगलक का चचेरा भाई था और उसकी माता जो है वो हिसार जिले में अबोहर करके एक जगह है जहाँ के भट्टी राजपूत शासक जो है रणमल की बेटी नाइला देवी जो थी वो उसकी माँ थी और उससे उसका जन्म हुआ था। इसका जन्म है 1309 में हुआ था। तो ये रज्जब और नाइला देवी का पुत्र था और फिरोज जब 7 वर्ष का हुआ तब उसके पिता रज्जब की मृत्यु हो गई और बाद में उसका लालन पालन जो है तो ये गयासुद्दीन तुगलक शाह जो है उसने किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपने चचेरे भाई से बहुत प्यार करता था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे जो अपने इस चचेरे भाई को प्रशासन के सभी कार्यों में और राजनीति में प्रशासन के सभी कार्यों में उसे प्रशिक्षित कर दिया था, है ना। और उसे अमीर हाजिब यानी दरबार की कार्यवाही का संचालक जो होते हैं ऐसे महत्वपूर्ण पद पर उसे आसीन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में। जिस समय 20 मार्च 1351 ईस्वी में ठट्टा जो है सिंध में है, वहाँ पर तगी जो था गुजरात का एक अमीर था, उसका विद्रोह का दमन करने के लिए जब मोहम्मद बिन तुगलक गया था तो वहीं मतलब उसकी ठट्टा में मृत्यु हो गई थी। तो उस समय ये फिरोज शाह तुगलक जो था वो उसी के अपने चचेरे भाई के साथ ही उपस्थित था। और उस समय ऐसी स्थिति जो देखी कि सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई है और देश में चारों तरफ विद्रोह हो रहे हैं, तो ऐसी खराब स्थिति में उसका मतलब अमीरों और उलेमाओं ने उसको सिंहासन पर बिठा दिया। और दूसरी बात ये भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक भी यही चाहता था अपने अपने जीवन काल में कि उसके बाद फिरोज ही वो प्रशासन मतलब वो राज सिंहासन पर बैठे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की भी यही इच्छा थी, इसलिए ये सिंहासन पर बैठा था। तो सिंहासन पर जब ये बैठा तो उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि बीच में एक विद्रोह भी छोटा सा हुआ था और उसमें ये किसी 6 वर्षीय बच्चे को मतलब सुल्तान का पुत्र बता करके और उसे सिंहासन पर बिठा दिया था। और ये जब बिठा दिया था लेकिन फिर भी मतलब क्या है कि उस समय मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक तो था नहीं, फिरोज शाह तुगलक जो है और उसके साथ जो भी अमीर वगैरह थे उन लोगों ने मतलब वो उसका जो विद्रोह छोटा मोटा जो भी हुआ था उसको वो समाप्त करके और फिर अगस्त 1351 में फिरोज ने बिना किसी विरोध के जो है दिल्ली में प्रवेश किया था। मतलब और राज्याभिषेक वापस इसने अपना कराया था। एक राज्याभिषेक तो उस समय ठट्टा में हो ही गया था जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी और बाद में जो दिल्ली में आकर के वापस इसने एक राज्याभिषेक या सिंहासन पर बैठा था अगस्त 1351 ईस्वी में। अब हम जो है बताएंगे कि फिरोज शाह तुगलक की जो आंतरिक व्यवस्था है तो वो कैसी थी उस समय जब सिंहासन पर बैठा था फिरोज शाह तुगलक। तब राज्य में अराजकता की स्थिति थी और मोहम्मद बिन तुगलक की जो गलत नीतियाँ थी और जो भी कठोर दंड व्यवस्था जो भी क्योंकि हमने जब यहाँ तक पढ़ा है कि वो संवेदनशीलता की उसमें कमी थी, वो कभी कभी तो बहुत उत्तेजित हो जाता था
और वो उत्तेजित होकर के कोई भी कठोर दंड दे देता था। कभी कभी वो बहुत ही उदार बन जाता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे ही उसका स्वभाव था। तो इसमें इससे क्या है कि जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया था और राज्य का जो खजाना था वो भी खाली हो गया था, क्योंकि इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो गलत नीतियाँ बनी थी उसने बनाई थी, जैसे कि दोआब में कर बढ़े थे और दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था, यानी सांकेतिक या तांबे के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। तो और जगह जगह पर बहुत विद्रोह हुए थे। तो इन विद्रोह में भारी धन जो है, और युद्ध अभियान भी उसके सफल नहीं हुए थे, तो इसमें भारी धन की कमी हो गई थी। तो ऐसे समय में मतलब ये फिरोज जब गद्दी पर बैठा था तो उस राजकोष जो है वो खाली पड़ा था। अब जो है ऐसी कठिन व्यवस्था कठोर परिस्थितियों में भी फिरोज ने जो है साहस नहीं खोया था, और उसने धीरे धीरे जो भी प्रशासन में कठिनाइयाँ आई थी उसका वो निराकरण करता चला गया था। और उसने अपना जो सारा ध्यान है वो प्रशासन की तरफ लगाया था। फिरोज जो है उसकी माँ जो थी वो हिंदू थी और पिता उसका मुसलमान था। फिर भी मतलब फिरोज के जो नेचर में जो है धर्म कट्टरता बहुत थी। वो कट्टर मुसलमान था। और उलेमा वर्ग जो थे उस समय जो प्रशासन का एक बहुत ऊंचे वर्ग के लोग थे जो इस्लामी शिक्षा का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो वो जो उलेमा वर्ग का भी उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था। इसलिए जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने शरा जैसे कि जिस तरह की नीति वो एकदम से अलाउद्दीन खिलजी और की जो नीति थी कि उसने प्रशासन और धर्म को अलग रखा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसा नहीं कर पाया था। उसने मुस्लिम कानूनों के आधार पर ही अपनी शासन नीति को निर्धारित की थी और इस्लाम धर्म को ही शासन तंत्र का आधार बनाया था। शासन में प्रत्येक कार्य में उसने शरीयत का अनुसरण किया था। तो इस तरह से वो उसका शासन व्यवस्था जो है वो हमने बताया कि वो इस तरह से उसने अपनी प्रशासनिक नीतियाँ बनाई थी। उसने मलिक कबूल जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में नायब वज़ीर के पद पर काम कर रहा था उसे ही अपना वज़ीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया और खाने जहाँ की उपाधि प्रदान की। मलिक मकबूल जो था वो तेलंगाना का एक ब्राह्मण था और वो इस्लाम धर्म को कबूल कर दिया था। लेकिन वो भले कुछ भी रहा हो लेकिन ये योग्य और अनुभवी व्यक्ति था ये, और शासन संबंधित जो ज्ञान है उसमें बहुत अच्छा था और स्वामी भक्ति भी उसमें बहुत कूटकर भरी हुई थी। इसलिए फिरोज शाह को इसकी मतलब मलिक मकबूल से बहुत ही लाभ हुआ था। अब हम आते हैं फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था जो हमें उसमें बताएंगे आपको कि विशेष ध्यान इसने राजस्व संबंधित सुधारों पे दिया था। जनता के असंतोष को दूर करने तथा राज्य के प्रति उसमें विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य से उसने वे समस्त ऋण जो लगभग 2 करोड़ टंकों के रूप में किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तकाबी के रूप में दिए थे, जो माफ़ तकाबी के रूप में दिए थे, और सारे ऋणों को उसने माफ़ कर दिया था। किसने? मोहम्मद ये फिरोज शाह तुगलक ने। हालांकि तकाबी में जो ऋण दिया जाता है वो ऋण माफ़ ही किया जाता है, और वो जो आपदा के समय में प्राकृतिक आपदा है उस समय में किसानों को दिया जाता है कृषि व्यवस्था में सुधार करने के लिए। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी जो है फिरोज के इस कार्य की प्रशंसा करते हैं और वो लिखते हैं कि वास्तव में राज्य के उत्तम उद्देश्यों की उदारता की अभिव्यक्ति थी और उससे जनता में सुल्तान के प्रति सहानुभूति पैदा हुई थी। 2 करोड़ टंकों की जो राशि एक इतनी बड़ी धनराशि थी,
उसको माफ़ करना कोई मामूली कार्य नहीं था। खास तौर पर जब जब राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हो, भूतपूर्व वजीर द्वारा या भूतपूर्व सुल्तान द्वारा उदारतापूर्वक धन लुटाया गया हो, या जो भी जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो धन धन के खजाना खाली हुआ था, तो ऐसे समय में धन लुटाया गया हो या खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका हो, ऐसे समय में फिरोज शाह तुगलक ने इतना बड़ा ऋण माफ़ करके किसानों को संतुष्टि दी थी। अब है दूसरी बात यह है कि उसने फिरोज शाह तुगलक ने सिंहासन पर बैठने में फिरोज शाह तुगलक को जो है उलेमा वर्ग ने बहुत सहयोग दिया था, और इस वर्ग का जनता पर भी गहरा प्रभाव था। अतः फिरोज ने इस वर्ग की शिकायतों को दूर करने और उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया था। तो इसके लिए उसने उनके वे सभी भूमि अनुदान जो पूर्ववर्ती सुल्तानों ने छीन लिए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने छीने थे, ये सारे चीज़ें हमने देखी है, हमने पढ़ा भी है। तो वो जो मतलब छीने थे और उस खालसा की थी अलाउद्दीन ने, तो वही जो उन चीज़ों को इसने नहीं अपनाया फिरोज शाह तुगलक ने, और वही उसने उनके वे सभी भूमि अनुदानों को जो छीन लिए गए थे सुल्तानों द्वारा, वो उससे वापस उनको तथा उनके वंशजों को लौटा दिए। और यही नहीं, उनको कुछ और नए भूमि अनुदान भी दिए। फिरोज के इन कार्यों ने साधारण जनता, कृषक वर्ग, अधिकारी वर्ग, उलेमा वर्ग में निश्चित रूप से उसके प्रति विश्वास और सद्भावना पैदा कर दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कार्य करके वो जनता का भी विश्वास ढूंढ लिया था और जीत लिया था, और किसानों का भी, और आम जनता और उलेमा वर्ग भी उससे खुश हो गए थे, क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया है ना। हमने जो अब तक पढ़ा है उससे सिद्ध होता है। उपयुक्त रियायत देने के बाद फिरोज शाह ने अपना ध्यान राजस्व संबंधित मामलों में अपना ध्यान जो घुमाया, और सर्वप्रथम उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि राज्य की वास्तविक आय कितनी है। और इस कार्य के लिए उसने, जैसे शमशेर सिराज अकीफ जो है उस समय का लेखक है, वो अपनी किताब में लिखता है कि ख्वाजा हसामुद्दीन जुनैद को नियुक्त किया था, जिसने 6 वर्षों तक साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों का दौरा कर वहाँ की स्थानीय सूचनाओं तथा विभाग के दस्तावेजों का निरीक्षण कर खालसा भूमि से होने वाली राज्य की वार्षिक आय 6 करोड़ 75 लाख टन का निर्धारित की थी, और जिसमें फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के अंत तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यानी कि इतनी आय तो होनी ही चाहिए, ये निर्धारित किया गया था। फिरोज का शाह द्वारा समस्त राज्य की आय का एक नए सिरे से निर्धारण करना वास्तव में राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार था, जिससे आय और व्यय में संतुलन बनाए रखा जा सकता था। जहाँ तक भू राजस्व के निर्धारण करने के तरीकों का सवाल है, तो उसने इस बार गयासुद्दीन तुगलक की नीति का अनुसरण किया, और उसने यह आदेश जारी किया कि खराज या भूमि कर उपज के आधार पर निर्धारित किया जाए और निश्चित मात्रा से अधिक नहीं वसूल किया जाए। जहाँ तक करों का सवाल है, उसने इस संबंध में शरा यानी इस्लामी कानून का अनुसरण किया था, और शरा के अनुसार एक मुस्लिम शासक को अपनी जनता से 4 कर लेने चाहिए: जजिया, ज़कात,
खराज और खम्स लगाने का अधिकार था। इसलिए उसने केवल ये 4 ही कर लगाए और बाकी ऐसे सभी करों और उपकरों को जिनकी स्वीकृति इस्लामी कानून नहीं देता है, उसे फिरोज ने समाप्त कर दिया। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही में 24 प्रकार के करों को की संख्या बताई है जिसे समाप्त किया गया था। अकीफ के अनुसार इन करों से राज्य को लगभग 30 लाख टंके की आय का नुकसान हुआ था, क्योंकि इतने कर इसने समाप्त कर दिए थे। उपयुक्त 4 करों के अतिरिक्त उसने एक सिंचाई कर लगाया था जिसे कहते हक ए शुर्ब, वो भी वसूल किया जाता था। उलेमाओं के परामर्श से उपज का 10वां भाग निश्चित किया गया था और सिंचाई कर केवल उन्हीं किसानों से वसूल किया जाता था जो फिरोज शाह द्वारा निर्मित नहरों से खेती करते थे, है ना, सिंचाई करते थे। कर संबंधित इस नीति का कृषि एवं वाणिज्य पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि मतलब उस समय समृद्धि आने लगी। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य भी कम हो गए और जनता को आवश्यक वस्तु अच्छी तरह से मुहैया हो सकी। फिरोज की राजस्व व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी जागीर प्रथा का अत्यधिक विस्तार करना। उस समय में अधिकारियों को बड़े पैमाने पर वेतन के बदले में जागीरें दी जाती थी। यहाँ तक कि सैनिक अधिकारियों के साथ साथ आम सैनिकों को भी वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी। अकीफ लिखता है कि कुछ अधिकारियों ने अपनी जागीरें साहूकारों को बेच दी थी, जो लगभग 17% का स्वयं और अपने लिए स्पष्ट लाभ कमाते थे। अतः यह प्रथा स्पष्ट रूप से बहुत बुरी थी, क्योंकि इसमें यद्यपि अधिकारी तो अपनी जागीरों में से भूमि कर वसूल करने के जटिल कार्य से बच जाते थे, किंतु साहूकार इसका अनुचित लाभ उठाते थे और किसानों से अपनी मनमानी करते हुए भूमि कर वसूल करते थे। ठीक, धन्यवाद।